हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आर के क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम त्रिभाषा सूत्र, जिसको हम थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला भी बोलते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार भाषा एक हवा है जो राष्ट्र के आसमान में चलती है। यह सिर्फ राष्ट्र तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसकी खुशबू चारों दिशाओं में फैलती है। ये कथन है डॉक्टर राधाकृष्णन का कि जो भाषा है वो एक हवा है और राष्ट्र के आसमान में वो चलती है और केवल राष्ट्र तक ही सीमित नहीं है, इसकी जो खुशबू है वो चारों दिशाओं में फैलती है। तो त्रिभाषा के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग एक बार भाषा के बारे में जानेंगे। ये छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन है, चलिए हम एक बार इसको पढ़ लेते हैं। भाषा संप्रेषण का माध्यम है जिसके बिना कोई भी समाज प्रगति नहीं कर सकता। कुछ देशों में भाषा की समस्या नहीं है, भारत में भाषा की समस्या रहती है, क्योंकि देश के विभिन्न राज्यों में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं। हमारे देश में भाषा की समस्या है क्योंकि देश में देखिए, गुजरात में गुजराती, पंजाब में पंजाबी है, कहीं पर मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़। तो अलग अलग विभिन्नताओं के कारण क्या है, यहाँ पर बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। हमारे देश में विभिन्न सामाजिक समूह हैं, तो उनके कारण क्या है, भाषा की समस्याएं हैं यहाँ पर। इसके पीछे एक कारण भी हो सकता है या काफ़ी सारे कारण भी हो सकते हैं। अब हर एक को अपनी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा से लगाव है। अब आप लोग साउथ में यदि हिंदी के ऊपर हम बात करते हैं तो वे लोग ऐतराज़ करते हैं कि हम हिंदी नहीं सीखेंगे, क्योंकि वहाँ की जो भाषा है वो तमिल, कन्नड़, तेलुगु ये है। तब राष्ट्रभाषा हिंदी को छोड़ा नहीं जा सकता। भारत के कुछ भाग ऐसे हैं जहाँ पर लोग हिंदी को स्वीकार नहीं करते हैं, इसीलिए हमारे देश में भाषा की समस्या को देखने की और इसके समाधान की ज़रूरत पड़ी है। देखिए, भारत में भिन्नताएं हैं, भिन्नताओं का देश है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं और हर एक को जो है अपनी क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा से लगाव है। यदि हम हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी हमारी मातृभाषा है, इसको हम लोग छोड़ नहीं सकते। और बहुत सारे क्षेत्र ऐसे भी हैं जो हिंदी को स्वीकार नहीं करते, जैसे हम लोग साउथ में देख सकते हैं। स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के तुरंत बाद, तत्काल बाद, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी था। देखिए, स्वतंत्रता से पहले तो अंग्रेज थे यहाँ पर, तो अंग्रेजी का ज़्यादा डोमिनेंस था। उसके थोड़े दिन बाद भी अंग्रेजी मीडियम ही चला है यहाँ पर। फिर उसके बाद में जो अलग अलग स्तर हैं उसमें शिक्षा का जो माध्यम है वो अंग्रेजी से मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा हो गया। सरकारी स्तर पर शिक्षा के माध्यम का समाधान हो गया, मतलब सरकार ने अपनी तरफ से तो समाधान कर दिया था, परंतु यह फिर भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। पिछले 2 दशकों से अंग्रेजी माध्यम स्कूल खुल गए हैं। लोगों की अंग्रेजी भाषा, जो अंग्रेजी माध्यम के स्कूल हैं, उनकी मांग को देखते हुए केवल शहरों में ही नहीं बल्कि गाँव में भी अंग्रेजी माध्यम के स्कूल स्थापित होते जा रहे थे, जिसका सभी सरकारी स्कूलों पर गहरा प्रभाव पड़ा। हाल ही में कुछ राज्य सरकार ने पहली कक्षा से जो अंग्रेजी सब्जेक्ट है वो शुरू कर दिया था। कुछ अन्य राज्य सरकार भी इस दिशा में काम कर रही थी। फिर भी यह एक गंभीर समस्या थी, इसके ऊपर जो है वाद विवाद और चर्चाएं जारी रही। तो देखिए, स्वतंत्रता के बाद में क्या हुआ, बहुत सारे अंग्रेजी मीडियम के स्कूल शहरों में, गाँव में स्थापित हो गए थे, ठीक है। और उनके ऊपर फिर सरकारी स्कूलों के ऊपर भी काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा। कुछ स्कूल तो ऐसे थे राज्य के जो शुरू से ही अंग्रेजी मीडियम में या अंग्रेजी जो सब्जेक्ट है उसमें शिक्षा दी जाती थी। तो ये एक गंभीर समस्या बनी हुई थी और वाद विवाद का और चर्चा का ये विषय थी। फिर इसी का सॉल्यूशन जो है त्रिभाषा सूत्र के द्वारा लाया गया है। अब हम लोग त्रिभाषा फॉर्मूला देखते हैं, जो थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला, ये क्या था। त्रिभाषा सूत्र विभिन्न समितियों एवं आयोगों ने देश में जो भाषा की समस्या है उसका समाधान करने के लिए सुझाव दिए हैं।
केंद्रीय सलाहकार बोर्ड 1956 ने त्रिभाषा सूत्र तैयार किया और इसे स्कूल विद्यार्थियों के लिए सुझाव दिया। 1961 में देखिए जितने भी हमारे राज्य हैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने मिलकर जो है एक सम्मेलन किया था। तो 1961 में मुख्यमंत्री सम्मेलन में स्कूल के लिए त्रिभाषा सूत्र अपनाया गया था। तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री मिले थे और उन्होंने जो त्रिभाषा फॉर्मूला है इसको मान लिया था कि भाई स्कूल के अंदर हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। त्रिभाषा फॉर्मूले के अनुसार स्कूल में जाने वाले प्रत्येक बच्चे के लिए 3 भाषाओं का जो ज्ञान है वो जरूरी कर दिया गया। अब ये 3 भाषा थी, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, ये पहले नंबर पे, फिर दूसरी अंग्रेजी और तीसरी है हिंदी। हिंदी उनके लिए है जो हिंदी भाषा के क्षेत्र हैं उनके लिए। तो देखिए त्रिभाषा में क्या है, एक तो मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा सीखनी है बच्चे को, इसमें हो सकता है जैसे संस्कृत है, उर्दू है, तमिल है, पंजाबी है, ये हो गई क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा। फिर बच्चे को अंग्रेजी सीखनी है क्योंकि ये है एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा, मतलब एक क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा सीखनी है, एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा सीखनी है। और फिर तीसरे नंबर पर है कोई राजभाषा, जैसे हिंदी के अलावा कोई भी भाषा हो सकती है वो सीखनी है। मतलब 3 भाषाओं का ज्ञान बच्चों को कराना है, मातृभाषा क्षेत्रीय या क्षेत्रीय भाषा, फिर अंग्रेजी और हिंदी उनके लिए जिनकी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा हिंदी नहीं है। अब देखिए लागू कैसे की जाएगी। अब इस प्रकार यदि कोई बच्चा है उसकी मातृभाषा उर्दू है तो वो उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी का अध्ययन करेगा। अब दूसरी तरफ यदि किसी बच्चे की मातृभाषा हिंदी है तो वो हिंदी, अंग्रेजी और अन्य कोई भाषा सीख लेगा। इसी प्रकार पंजाब का विद्यार्थी है तो वो पंजाबी, अंग्रेजी और हिंदी सीखेगा। हरियाणा का है तो अंग्रेजी, हिंदी और पंजाबी सीखेगा। या पंजाबी के अलावा कोई भी भाषा हो सकती है, संस्कृत हो सकती है, उर्दू हो सकती है। यूपी की हम बात करें तो हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत, या संस्कृत के अलावा, क्योंकि ये जो है ये क्षेत्रीय भाषा है तो कोई और भी भाषा यहाँ पर सीखी जा सकती है। देखिए कोठारी शिक्षा आयोग जो कि 1964 में बना था, 66 तक इसने काम किया था। इन्होंने त्रिभाषा फॉर्मूला दिया था। इन्होंने क्या कहा था कि जो निम्न प्राथमिक स्तर है जो कि 1ली से 4थी क्लास तक है, इस पर तो प्रादेशिक भाषा पढ़ाई जानी चाहिए या पढ़ाई जाएगी, इन्होंने सुझाव दिया था। जो उच्च प्राथमिक है 5वीं से 8वीं तक, यहाँ पर मातृभाषा या हिंदी या फिर मातृभाषा या अंग्रेजी का अध्ययन अनिवार्य है। पहले पर तो प्रादेशिक भाषा इन्होंने कहा, मतलब जो प्राथमिक स्तर है इसके 2 स्तर बनाए थे इन्होंने, निम्न और उच्च। निम्न पर तो प्रादेशिक भाषा पढ़ाई जाएगी और जो उच्च है उस पर मातृभाषा इसके साथ हिंदी पढ़ा दो या मातृभाषा के साथ अंग्रेजी, ये इन्होंने अनिवार्य किया। और उसके बाद एक जो तीसरी भाषा है उसमें चॉइस रख दो। फिर इसके बाद 6ठी से 10वीं तक 3 भाषाओं का अध्ययन करेंगे, इन्होंने ऐसा कहा बच्चे। तो इसमें क्या है, हिंदी भाषाई क्षेत्रों में जैसे हिंदी, अंग्रेजी या कोई आधुनिक भाषा का अध्ययन करेंगे। और जो हिंदी भाषाई क्षेत्र हैं उसमें बच्चे क्षेत्रीय भाषा हिंदी और अंग्रेजी इनका अध्ययन करेंगे। इस प्रकार हम पाते हैं कि स्कूल अवधि में सभी को अंग्रेजी सीखना अनिवार्य है। इस विज्ञान और तकनीकी युग में प्रत्येक को आगे बढ़ने के लिए जो है जागरूक करना है और अंग्रेजी के बिना यह चीज़ संभव नहीं है। अधिक से अधिक लोग अंग्रेजी सीखने को तैयार हैं। गांधी जी के अनुसार, गांधी जी ने क्या कहा है कि मेरे विचार में ऐसा पर्सन नहीं है जो शिक्षाविदों द्वारा निश्चित किया जाए। वे यह निश्चित कर सकते हैं कि लड़के और लड़कियों को किस भाषा में शिक्षित किया जाए। यह पर्सन स्वतंत्र भारत में उनके लिए पहले ही निश्चित किया गया है। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि किसी भी प्रकार की प्रगति विशेष रूप में मातृभाषा से ही प्रारंभ होती है। इसके बाद भारत की जो प्रादेशिक भाषा है अंग्रेजी को विभिन्न कारणों से सम्मिलित करना जरूरी है।
जैसे कि हिंदी को सम्मिलित करते हैं। मतलब अंग्रेजी को भी इसी तरह से सम्मिलित करना है जैसे हम लोग अपनी प्रादेशिक भाषा हिंदी को सम्मिलित करते हैं। परंतु महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि जो इंस्ट्रक्शन है अनुदेशन का माध्यम हिंदी होना चाहिए। त्रिभाषा फॉर्मूला भारत में जो भाषा संबंधी स्थितियां हैं इनको चुनौतियों और अवसरों को हल करने का प्रयत्न है। भाषा सीखने के अवसरों के निम्नलिखित प्रावधान इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सहायक हो सकते हैं। अब कुछ प्रावधान दिए गए हैं जो इसकी जो प्रॉब्लम है भाषा की इसको सोल्व कर सकते हैं। पहले देखिए, बच्चों की मातृभाषा स्कूल में निर्देशन का माध्यम होना चाहिए। स्कूल के अंदर जो इंस्ट्रक्शन देनी है वो बच्चे की मातृभाषा में देनी है। अब यदि क्षेत्रीय भाषा सीखने वाले की मातृभाषा नहीं है, वो भी शिक्षा के पहले 2 वर्ष मातृभाषा में करवाई जानी चाहिए। अब जो क्षेत्रीय भाषा है वो उसकी यदि बच्चे की मातृभाषा नहीं है तो वो भी शिक्षा के 2 वर्ष मातृभाषा में पूरी करवानी जानी चाहिए। देखिए, इसका मतलब ये है कि बच्चा मान लो क्षेत्रीय भाषा सीख रहा है और वो उसकी मातृभाषा नहीं है, तो यहाँ पर 2 साल तक है ना शुरू में बच्चे की जो मातृभाषा है उसी में शिक्षा देनी है। अब कई बार ऐसा हो जाता है कहीं और का बच्चा किसी दूसरे स्टेट में चला जाता है तो उसकी वो मातृभाषा नहीं होती, तो हम लोग डायरेक्ट उसको क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा नहीं देनी है, उसको 2 साल तक तो उसी की भाषा में देनी है। अब आगे है, प्राथमिक स्तर पर बच्चे राज्य की अथवा क्षेत्रीय भाषा अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ेंगे। मतलब प्राइमरी तक तो बच्चे जो राज्य की भाषा या क्षेत्र की भाषा उसमें उनको शिक्षा देनी है। आगे है फिर मिडिल स्कूलों में बच्चे राज्य की भाषाएं व एक साथ अंग्रेजी भी पढ़ेंगे। मतलब जो मिडल आएगा वहाँ पर अंग्रेजी जरूरी पढ़ानी है बच्चों को। अब आगे है जो गैर हिंदी राज्य हैं वहाँ पर बच्चे हिंदी सीखते हैं, तो हिंदी भाषाई राज्यों में बच्चे वे भाषा सीखते हैं जो उनके क्षेत्र में नहीं बोली जाती। इन भाषाओं के साथ साथ संस्कृत का अध्ययन भी विभिन्न भाषाओं के रूप में किया जाना चाहिए। अब जो हिंदी वाले राज्य हैं वहाँ पर हिंदी सिखानी है, और भाई जिनके क्षेत्र में मतलब कोई भाषा नहीं बोली जाती उनको दूसरी भाषा सिखानी है। मतलब जो भाषा नहीं बोली जाती वो सिखानी है। अब हाई स्कूल में क्लासिकल भाषा लागू की जा सकती है एवं हायर सेकेंडरी स्कूल में एक विदेशी भाषा लागू की जा सकती है, जैसे अंग्रेजी हो गई। भाषा शिक्षण बच्चों को दी जाने वाली भाषाओं की संख्या के अर्थों में बहुभाषी बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि विकसित होती नीतियों के अर्थों में भी होना चाहिए, जो वह भाषाई कक्षा को एक संसाधन के रूप में प्रयोग में लाएगा। तो इस वीडियो के अंदर हमने 3 लैंग्वेज फार्मूले के बारे में बात की है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स के अंदर अपने कमेंट ज़रूर डालिएगा। मिलते हैं किसी ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।